चेक बाउंस का केस कहाँ पर फाइल करें? ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उस समय आपको रियलाइज़ होगा जब आपके हाथ में एक डिसऑनर्ड चेक होगा और आप कंप्लेनेंट बनने वाले हो। क्या आपको इस चेक बाउंस की कंप्लेंट उस मजिस्ट्रेट कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में फाइल करनी है जिसके अंडर में आपकी बैंक ब्रांच आती है, या फिर आपको ये जो चेक बाउंस की कंप्लेंट है, जिस व्यक्ति ने आपको चेक दिया था, ड्रॉअर जो हम बोलते हैं, जिस व्यक्ति का चेक बाउंस हो गया है, जिसने ड्रॉ करके दिया था आपको, उसका बैंक अकाउंट जिस ब्रांच में होगा और वो ब्रांच जिस मजिस्ट्रेट कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में आएगी, क्या आपको चेक बाउंस की कंप्लेंट वहां पर फाइल करनी है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकुश महाजन है और आज मैं इस वीडियो में इसी क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूं। और हमारी जो गाइडिंग लाइट रहने वाली है वो रहेगी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, जो कि ब्रिजस्टोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इंद्रपाल सिंह रहेगी। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने काफ़ी हद तक जो चेक बाउंस के मैटर्स हैं उसमें टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को वेरी क्लियरली सेटल किया। और वी आर गोइंग टू नाउ डिस्कस वेरियस एस्पेक्ट्स विच केम फ्रॉम दिस जजमेंट, क्योंकि उससे पहले टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में काफ़ी डायलेमा था, काफ़ी कंफ्यूजन थी कि वेयर शुड वी फाइल दी चेक बाउंस कंप्लेंट। जो जिस व्यक्ति ने चेक इशू किया था उसकी जहाँ पे ब्रांच है वहाँ पे कंप्लेंट फाइल करें, जहाँ पे मेरा बैंक अकाउंट है जो कि मैं बीइंग ए पेई हूँ, तो वहाँ पे चेक बाउंस कंप्लेंट फाइल करें। तो देयर आर वेरियस डिफरेंट सिनेरियोज वर अवेलेबल। इनफैक्ट 1999 की जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट थी, के भास्करन वर्सेस संकारण वैद्य बालन, उसमें तो यहाँ तक बोला गया कि चेक बाउंस के केस में मेजरली 5 एक्ट्स हैं: ड्राइंग ऑफ द चेक, presentation of the check, then receiving dishonoring of the check, then issuing a demand notice to the accused person, then 15 days time period for receiving the money from the accused person। तो इस जजमेंट के हिसाब से तो 5 एक्ट्स में से कहीं पे भी अगर एक एक्ट होता है तो वहां पे चेक बाउंस की कंप्लेंट फाइल करी जा सकती है। लेकिन आज इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट ये जो जजमेंट थी हमारी ब्रिजस्टोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इंद्रपाल सिंह, दिस जजमेंट ने क्लियरली कैटेगोरिकली लेड डाउन द कंप्लीट लॉ कि आपको चेक बाउंस की कंप्लेंट कहाँ पर फाइल करनी है। उससे पहले हम वेरी ब्रीफली दशरथ रूप सिंह राठौड़ जजमेंट को भी डिस्कस करेंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, बिकॉज दिस जजमेंट एक्चुअली सेट्स अप ए एंटायरली ऑपोजिट व्यू in regard to the Bridgestone India Private Limited। देन वी आर ऑल्सो, जो कि हमारा काफ़ी क्रिटिकल है फॉर अस टू अंडरस्टैंड, इज 2015 में जो एनआई एक्ट में जो अमेंडमेंट्स आई थी उनके बारे में डिस्कस करेंगे, बिकॉज दिस जजमेंट इज एंटायरली रिलाइड अपॉन this 2015 NI Act amendments. Briefly, we will also discuss retrospective effect of the section 142A जो कि amendments के दौरान इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड फाइनली वी विल डिस्कस ब्रिजस्टोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की जजमेंट में क्या कंक्लूजन्स आए, किस तरह से ये जजमेंट कंप्लेनेंट्स के लिए हेल्पफुल है, एज वेल एज किस तरह से ये एक्यूज पर्सन के लिए भी हेल्पफुल है टू अंडरस्टैंड द jurisdiction of a check bounce complaint. So let us now get deeper into this judgment. इस जजमेंट के आने से पहले देयर वाज ए लॉन्ग टाइम अनक्लैरिटी थी कि जो करेक्ट चेक बाउंस केस की लोकेशन क्या होने वाली है, कंप्लेनेंट का जहाँ पे बैंक ब्रांच है, या फिर जो एक्यूज जो ड्रॉअर भी बोलते हैं हम उसको, उसकी बैंक ब्रांच जहाँ पे है उसके बेसिस के ऊपर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन डिफाइन होगी। द कोर इशू जो यही था कि वेदर द कंप्लेनेंट could file the case at their place of convenience or if they were bound to file it at a location of the accused bank. Let us understand the importance of this territorial jurisdiction. अगर तो आपका जो
एक्यूज पर्सन है या जिसने चेक इशू किया है वो विद इन द सेम सिटी है, तो देन देयर आर नो इश्यूज। और मैं मानता हूँ कि अगर विद इन द सेम स्टेट है तो देन ऑल्सो थोड़ा बहुत भागा दौड़ी होगी। लेकिन मान लीजिए आपने चेक्स जो हैं ब्लैंक चेक्स इशू कर दिए या एज ए सिक्योरिटी चेक्स किसी को इशू किए, और वो व्यक्ति रहता है काफ़ी दूर आपसे। फॉर एग्जांपल अगर आप पंजाब से हो और वो व्यक्ति रहता है तमिलनाडु, एंड इफ़ यू बिकम एन एक्यूज पर्सन, देन कंप्लेनेंट तो बहुत खुश रहेगा, बिकॉज अगर being an accused, if you will not be able to come to the magistrate court even for once, then there are chances that for the next date of hearing bailable warrant may be issued against you. Similarly, अब मान के चलिए अगर आपने वो जो चेक्स थे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दिए या किसी बैंक को दिए, तो बैंक के तो जो लोकेशंस होंगे वो अक्रॉस इंडिया रहेगा। सो कैन ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट यूज दिस ऑप्शन टू harass the accused? ऑल्दो इस जजमेंट में ये एस्पेक्ट डिस्कस नहीं किया गया, बट व्हाट वी आर गोइंग टू लिमिट अवर सेल्फ ओनली एंड ओनली टू द jurisdiction, territorial jurisdiction of filing a check bounce case. Let us now discuss specifically the facts of this case, and then how the honorable Supreme Court arrived at the final conclusion. इस केस में ब्रिजस्टोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के केस में जो बेसिक फैक्ट्स ये था कि जो इंद्रपाल सिंह थे, राइट, द एक्यूज पर्सन, उन्होंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया चंडीगढ़ की ब्रांच से एक चेक जो है इशू किया जिसकी अमाउंट 26,958 रुपीस थी। अब ब्रिजस्टोन ने उस चेक को इंदौर में आईडीबीआई बैंक इंदौर ब्रांच में सबमिट कर दिया, एंड अनफॉर्चुनेटली जब वो चेक डिसऑनर्ड हो गया तो ब्रिजस्टोन ने इंदौर के अंदर ही कंप्लेंट को फाइल कर दिया। अराउंड कंप्लेंट का टाइमिंग था अराउंड 2006, बिकॉज उस समय देयर वर वेरियस जजमेंट्स फ्रॉम द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जैसे वी ऑल्सो डिस्कस्ड कि 5 एक्ट्स चाहिए एक चेक बाउंस कंप्लेंट को पूरा होने में, और वो एक्ट कहीं पे भी अगर कंप्लीट हो रहा है तो उससे उस लोकेशन से भी चेक बाउंस केस की जुरिस्डिक्शन निर्धारित हो जाती है, राइट। तो इस तरह के सिनेरियो में जब ब्रिजस्टोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने एनआई एक्ट के अंदर कंप्लेंट फाइल करी, तो ऑब्वियसली जो एक्यूज पर्सन थे उन्होंने एप्लीकेशन फॉर डिसमिसल ऑफ दिस कंप्लेंट फाइल करी लर्नेड मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने। लेकिन लर्नेड मजिस्ट्रेट कोर्ट ने ये एप्लीकेशन अराउंड 2009 में रिजेक्ट कर दी और बोला कि नहीं, ये टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन मेरे अंडर ही है, एंड चेक बाउंस कंप्लेंट तो आगे बढ़ेगी। जो एक्यूज पर्सन था हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने भी मजिस्ट्रेट कोर्ट को बोला कि एक बार आप फिर से चेक करो, रीअसेस करो। ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो लर्नेड मजिस्ट्रेट थे उन्होंने वंस अगेन रीअफर्म करा कि भाई ये जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है इस एनआई कंप्लेंट की मेरे अंडर ही है, एंड आई विल परस्यू दिस एप्लीकेशन ओनली। अब बाय दिस टाइम दशरथ रूप सिंह राठौड़ की जजमेंट आ चुकी थी। इस जजमेंट ने ये डिफाइन करा कि जहां पर भी ड्रॉई बैंक रहेगा, ओके, जिस लोकेशन में, वही टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन डिफाइन करेगा एनआई एक्ट की कंप्लेंट का। इट मींस जहां पर ड्रॉअर या और हम बोल रहे हैं एक्यूज्ड पर्सन का जो ब्रांच रहेगा वहीं पर ही एनआई कंप्लेंट फाइल करी जा सकती है। तो ऑब्वियसली जो दशरथ रूप सिंह राठौड़ की जजमेंट थी वो क्लियरली फेवरेबल थी इंद्रपाल सिंह को के लिए। सो इसलिए इंद्रपाल सिंह जब दोबारा ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास गए तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इन व्यू ऑफ द दशरथ रूप सिंह राठौड़ ये डिफाइन किया कि जो जुरिस्डिक्शन है वो चंडीगढ़ कोर्ट की रहेगी, नॉट ऑफ द इंदौर मजिस्ट्रेट कोर्ट। अब इस जजमेंट को जो एपिलेंट थे, दैट इज द ब्रिजस्टोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, वो लेके गए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास। और यहाँ पर भी वी नीड टू अंडरस्टैंड एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट भी हुई, क्योंकि बाय दिस टाइम देयर वाज अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड इन द एनआई एक्ट,
और ये क्या थी 2015 की एनआई एक्ट की अमेंडमेंट्स के बारे में अगर बात करें, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया promulgated the negotiable instruments amendment second ordinance 2015 to address difficulties faced by the complainants. Look at this. So the government of India introduced section 142(2) of the NI Act, explicitly defined territorial jurisdiction, linking it to the location of the payee bank, that is the complainant bank where the check is presented. अब जो दशरथ रूप सिंह राठौड़ की जो जजमेंट थी वो बोल रही थी कि जो चेक बाउंस की कंप्लेंट है वो एक्यूज्ड की ब्रांच जहां पर है, उस वो ब्रांच जिस लर्नड मजिस्ट्रेट की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में आएगी, देयर यू कैन फाइल दी कंप्लेंट. अब जो अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस हुई उसके कारण ये क्लियरली ऑपोजिट व्यू आ गया कि जहां कंप्लेनेंट का ब्रांच रहेगा, बैंक का ब्रांच रहेगा, वो ब्रांच जिस मजिस्ट्रेट की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में आएगी, उस मजिस्ट्रेट कोर्ट में एनआई कंप्लेंट फाइल करी जाएगी. अब जो ऑलरेडी मैटर्स चल रहे हैं इस अमेंडमेंट के इंट्रोड्यूस होने से पहले, उन मैटर्स का क्या होगा? तो लेजिस्लेचर्स ने एक और अमेंडमेंट इसके साथ इंट्रोड्यूस करा, एक और सेक्शन इंट्रोड्यूस किया, वो है सेक्शन 142A. सेक्शन 142A का अगर हम देखें, व्हाट डज इट से? दैट वैलिडेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ पेंडिंग केसेस, notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure 1973, that is the CRPC, or any judgment, decree, order, direction of any court, all cases transferred to the court having jurisdiction under subsection 2 of the 142. So जो ये 142 और एंड सबसेक्शन 2 है जो 142 का, दैट शोज, दैट इंडिकेट्स दैट जो अब एनआई कंप्लेंट जो फाइल होगी वो फाइल होगी पेई के ब्रांच के हिसाब से. ओके, एंड यहाँ पे 142A में ये अमेंडमेंट ने क्लियर कट कर दिया जो भी पुराने पेंडिंग केसेस हैं, दोज पेंडिंग केसेस विल बी ट्रांसफर्ड एज पर दी 142(2). ओके, shall be deemed to have been transferred under this act as if that subsection had been in force at all the material times. So this is a very important section introduced, जिसके कारण दशरथ रूप सिंह राठौड़ की जजमेंट के कारण जो एक कॉन्फ्लिक्ट आ गया था अक्रॉस इंडिया में, इस अमेंडमेंट ने उस प्रॉब्लम को एड्रेस कर दिया. एंड मैनी टाइम्स जो हम लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनको ये क्वेश्चन रहता है कि अमेंडमेंट तो इंट्रोड्यूस हुआ 2015 में, हाउ कैन इट टेक प्लेस द रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट? तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर भी ठप्पा लगा दिया दैट सेक्शन 142 ऑल्सो इंक्लूड ए नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज, दैट इज द नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग contained in the judgment, decree and so to override any conflicting legal precedent. Plus now if you see the retrospective effect also, अगर हम बात करें इस पोर्शन की सेक्शन 142A के, as if that subsection had been in force at all the material times, it actually gives back the retrospective effect to the अमेंडमेंट जो कि इंट्रोड्यूस करी गई 142A के रूप में. ठीक है, तो इसका मतलब जो भी पुराने केसेस थे, ब्रिजस्टोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दे दिया था दशरथ रूप सिंह राठौड़ की जजमेंट को ध्यान में देते हुए कि इंदरपाल सिंह जो कि एक्यूज था, उसका ब्रांच, बैंक का जो ब्रांच था चंडीगढ़ में था, इसलिए वहाँ पे केस फाइल होना चाहिए. लेकिन जब ये अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस हुई जिसमें सेक्शन 142(2) में क्लियर कट आ गया कि जो भी एनआई की कंप्लेंट्स होंगी वो पेई के बैंक की ब्रांच की लोकेशन के हिसाब से ही वहां पर फाइल करी जाएंगी. एंड जो 142A अमेंडमेंट जो इंट्रोड्यूस हुई उसने क्लियर कट एस्टैब्लिश किया कि जो पुराने केसेस थे वो ट्रांसफर होंगे एज इन ए वे कि ये जो अमेंडमेंट्स थी पहले भी थी.
ठीक है, तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी मिल गया और इस जजमेंट ने इस रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट को भी स्टैंपिंग लगा दी। सो नाउ लेट अस सी इस जजमेंट में फिर हुआ क्या। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही किया, सेक्शन 142 ए अप्लाई किया एंड रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑफ 142 ए फ्रॉम द 2015 ऑर्डिनेंस। उसके कारण ये एस्टेब्लिश हो गया कि जो जुरिस्डिक्शन है वो इंदौर ही थी, चंडीगढ़ नहीं थी। जो जजमेंट इन दी दशरथ रूप सिंह राठौड़ है वो अब एप्लीकेबल नहीं है। दिस जजमेंट इज नाउ नो लॉन्गर एप्लीकेबल। ओके, सो end of the day, if we try to find a conclusion on the territorial jurisdiction, जो हमने पहले क्वेश्चन फाइंड आउट किया था, उसका क्वेश्चन का आंसर यही है दैट जहां पर भी पेई की बैंक का ब्रांच होगा, बैंक ब्रांच वुड बी देयर, ओके, दैट वुड बी बिकमिंग ए location for deciding the territorial jurisdiction of a NI complaint. ओके, एंड मोर सिंपल वे में अगर हम इस कंक्लूजन को एड्रेस करें, जिसने कंप्लेनेंट बनना है, अगर उस कंप्लेनेंट ने जो चेक था प्रेजेंट किया था अपने बैंक ब्रांच की लोकेशन में और वो चेक डिसऑनर हो जाता है, तो बेस्ड ऑन देयर होम ब्रांच, बेस्ड ऑन देयर बैंक ब्रांच लोकेशन, वहाँ पर जिस मजिस्ट्रेट कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में वो बैंक ब्रांच आएगी, वहाँ पर आपको जाके ये एनआई कंप्लेंट फाइल करनी है और देन प्रोसिक्यूट करना है। ठीक है, सो ये जो लॉ है, ये जो ब्रिजस्टोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की जजमेंट है, जो अमेंडमेंट्स आया, अमेंडमेंट्स के ऊपर एक तरह से यस ओके हो गया, एंड देन डेफिनेटली इट सपोर्ट्स फाइलिंग ए चेक बाउंस कंप्लेंट एट द jurisdiction of your bank branch where the check was presented. Okay, and then the principle of pays bank jurisdiction saves significant cost, time and hardship because अब आप अपने एरिया में ही बैठे हो, ठीक है, एक्यूज पर्सन को आना पड़ेगा आपके एरिया में डिफेंस करने के लिए। अब सिमिलरली एक्यूज पर्सन के लिए इस मैटर में क्या हेल्प होने वाली है? आप बोलोगे कि हेल्प कैसे हो सकती है? नाउ सी, एक्यूज पर्सन के लिए फर्स्ट डायरेक्शन इज कमिंग अप कि दैट यस, जहां पर भी कंप्लेनेंट का बैंक ब्रांच होगा वहां पे केस फाइल होना है। सो देयर इज नो नीड ऑफ रेजिंग सच इलॉजिकल टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। बट सेकेंडली, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, आई एम गिविंग अनदर एस्पेक्ट हेयर। मान लो आपने होम लोन के लिए चेक इशू करे थे बैंक्स को या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को जिसके जो ब्रांचेस हैं वो अक्रॉस इंडिया है। ओके, देन इन दैट सिनेरियो वी हैव सीन कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर व्यक्ति, मान लो अगर व्यक्ति चंडीगढ़ से है जिसने चेक्स इशू करे थे, ओके, होम लोन लेते समय, ओके, एज ए सिक्योरिटी चेक्स, एंड जब वो ईएमआई प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर पाए, नहीं दे पाए, तो देन वो सिक्योरिटी चेक्स जो है सिक्योरिटी रिवोक करी गई एंड सिक्योरिटी चेक्स डिसऑनर्स हो गए। तो उस समय वी हैव सीन जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं वो दे विल नॉट फाइल ए केस इन विच द एक्यूज्ड पर्सन, जिसने कि घर लेने के लिए चेक इशू करे थे, वहाँ पर फाइल ना करके दे विल फाइल ए केस वेरी समथिंग वेरी रिमोटली टू द पर्सन जहाँ पे उसको हेरासमेंट के अलावा और कुछ ना मिले। Okay, in that case, the accused person can look out for the option of transfer of such matters, okay, by invoking section 406 of the CRPC. Now later on, in the BNSS some different section is there. एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ कि यदि आपको क्लियर है कि कंप्लेनेंट की बैंक ब्रांच के हिसाब से ही उसी लोकेशन में ही एनआई कंप्लेंट फाइल करी गई है, तो देन डोंट फोकस ऑन दिस डिफेंस, फोकस ऑन द अदर डिफेंसेस वेयर यू आर लाइकली टू सक्सीड।
आई होप इस वीडियो से आपको एक ब्रीफली आइडिया ये तो लग चुका होगा कि चेक बाउंस की कंप्लेंट जो है कहाँ पर फाइल की जा सकती है। अगर आपके पास स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन है या कुछ कमेंट्स हैं या कुछ स्पेसिफिक क्वेरीज हैं ऑन द रिलेशन टू द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ ए चेक बाउंस मैटर, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप अपनी क्वेरी अपने कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। वी विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड to your questions or queries on a priority basis. And thank you very much once again for going through this video. Don't forget to subscribe to this channel if you wish to continue to receive updates on the recent NI judgments from the Honorable Supreme Court. And thank you once again for going through this video. Jai Hind.